बच्चों, आज हम परावर्तन पढ़ेंगे और ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा के रिवीजन के लिए है। तो ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत छोटा सा रिवीजन होगा, 20 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपका जल्दी रिवीजन करना है पूरे चैप्टर का, तो ध्यान से सुनेंगे। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब भी प्रकाश किसी चमकदार सतह पर प्रकाश की किरण आके टकराती है और वापस लौट जाती है, तो लौट जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। अब बहुत सारी सतहें हमने देखी हैं जो चमकदार होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी परावर्तक सतह कौन सी है? ऐसी कौन सी सतह है जिसमें परावर्तन सबसे ज़्यादा देखा जाता है? मतलब जितना प्रकाश आया उतना ही वापस लौट गया, मैक्सिमम किरणें आई और लौट गई। ऐसी सतह कौन सी है? तो चांदी की सतह सबसे ज़्यादा परावर्तक होती है। चांदी प्रकाश का बहुत अच्छा परावर्तक है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं? दर्पण बनाने में। दर्पण में मतलब वो जो कांच होता है घर में आप यूज़ करते हैं, वैसे मिरर बनाने के लिए पीछे पॉलिश करते हैं चांदी का, जिससे पीछे की सतह अपारदर्शी हो जाती है। मतलब कांच से होकर लाइट आर पार नहीं गुजरेगा, टकरा कर वापस लौटेगा, क्योंकि चांदी प्रकाश को वापस लौटा देती है। बहुत अच्छी परावर्तक है। और अब हम सीखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या हैं? और परावर्तन के 2 नियम हैं, आपको याद रखने हैं, बार बार पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल हैं, सिर्फ 2 लाइन के हैं। पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण वह कोण है जो आपतित किरण, आने वाली किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, वो आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तित किरण यानी कि लौट कर जाने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तक कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। यह है परावर्तन का पहला नियम। तो दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और जिस बिंदु पर परावर्तक सतह पर आपतित किरण टकरा रही है, यानी कि आपतन बिंदु पर अभिलंब, सभी एक ही तल में होते हैं। अगर आपको ये याद करने में तकलीफ़ होती है तो सादा सीधा एक लाइन याद रखेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये है आपके परावर्तन के 2 नियम। आगे हम देखेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वो दर्पण है जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, सीधा सपाट, जैसे आपके घर में कांच है वैसा। जैसे ही प्रकाश की किरण उससे टकराती है और जो लौट कर जाती है, वो लौटाने वाला जो तल है वो उसका सपाट है। दूसरा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का वह हिस्सा जो प्रकाश को लौटा देता है, प्रकाश का परावर्तन करता है, वो थोड़ा सा उभरा हुआ या अंदर की ओर दबा हुआ हो सकता है। ऐसे दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं, जिसका परावर्तक सतह जो है वो गोलीय है ना। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं गोलीय दर्पण? पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। पहचानते कैसे हैं कौन सा है अवतल दर्पण, कौन सा है उत्तल दर्पण? तो अवतल दर्पण वो हैं जो इनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। जैसे कि आप इसमें चित्र में पहले ए वाला जो देख रहे हैं, वो वाला है अवतल दर्पण। उसका परावर्तक जो पृष्ठ है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उन्हें बोलते हैं उत्तल दर्पण। और आपको ये दिख रहा है दूसरे वाले चित्र में, बी वाले चित्र में, उत्तल दर्पण का चित्र। आइए अब समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं।
कौन से होते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, कैसे होते हैं? तो समतल दर्पण यानी कि जो आपके घर में आप कांच यूज़ करते हो उसका परावर्तक पृष्ठ समतल है ना, तो वो समतल दर्पण है। तो उससे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे? उससे बनने वाले प्रतिबिंब सदा सीधे और आभासी होते हैं। सीधे जैसे आप खड़े हैं सर ऊपर पैर नीचे, वैसे ही सीधे आप मिरर में भी दिखाई देते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। आभासी, आभासी मतलब आप उस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। वस्तु के बराबर साइज़ का होता है ना, उसकी हाइट वस्तु की हाइट के बराबर होगी। जैसे आपकी जो हाइट 5 फीट है तो मिरर में भी 5 फीट ही लगेगी, बड़ी छोटी नहीं हो जाती है। ठीक है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनते हैं जितना दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी है ना। और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपना लेफ़्ट साइड मिरर में राइट साइड की तरह दिखता है और राइट साइड लेफ़्ट साइड की तरह दिखता है। अब अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब ज़्यादातर स्थिति में उल्टे होते हैं, ठीक है, और वास्तविक होते हैं। ये समझने के लिए आपको ये टेबल हेल्प करती है। देखिए, पहली स्थिति वस्तु बहुत दूर है, अनंत पे। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा। अगर वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रख दीजिए तब भी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। आप वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दीजिए तब भी वास्तविक और उल्टा, है ना। तो ज़्यादातर स्थिति में अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे हैं? वास्तविक और उल्टे हैं, लेकिन उनका साइज़ चेंज हो रहा है। हर बार जब आप जगह चेंज करते हैं तो प्रतिबिंब का साइज़, आकार बदल रहा है। देखिए, कहीं पे अत्यधिक छोटा है, कहीं छोटा है, कहीं बराबर है, कहीं बड़ा है, कहीं अत्यधिक बड़ा है। इन सब को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। बस आप एक चीज़ याद रखिए, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब अधिकांश स्थिति में वास्तविक और उल्टे बनते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ पर इससे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। कब? जब वस्तु गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में रखी हो। ये स्थिति काम की है, ये आपको याद रखना है। इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो ये स्थिति याद रखेंगे कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा सीधे, आभासी और वस्तु से छोटे आकार के बनते हैं। और इसका भी यूज़ किया जाता है, इस जानकारी का कहाँ और कैसे, ये आगे देखेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग, क्या उपयोग है अवतल दर्पण के? हमने देखा ज़्यादातर स्थिति में अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे थे, लेकिन एक स्थिति थी जिसमें अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सीधे, आभासी और वस्तु से बड़े थे। तो इस जानकारी का उपयोग किस लिए किया जाता है? दंत चिकित्सक जो अवतल दर्पण यूज़ करते हैं उससे मरीज के दांत का आकार बड़ा करके देखा जाता है उसके मुंह के अंदर। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु उसके ध्रुव और फोकस के बीच में रख दी जाए तो बड़ी दिखती है। तो जब बहुत पास से देखा जाता है, बड़ा करके देखने की ज़रूरत होती है, तो अवतल दर्पण का
इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जो डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं, जो दर्पण यूज़ करते हैं, वो कौन सा होगा? वो होगा अवतल दर्पण। ऐसे ही अवतल दर्पण का यूज़ शेविंग मिरर के रूप में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में करते हैं, क्योंकि जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु है तो वो सीधी, आभासी और बड़े प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, तो इसीलिए जब दाढ़ी बना रहे हैं, चेहरा बहुत पास में मिरर के, तो बड़ा बड़ा और साफ साफ दिखाई देता है। उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ किए जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, मतलब कि पीछे का दृश्य देखने के लिए जो आपके साइड मिरर होते हैं या रियर व्यू मिरर होते हैं, उसमें किया जाता है। उससे क्या होता है? पीछे के बड़े एरिया का एक छोटा पिक्चर, एक छोटा प्रतिबिंब बन के आपको गाड़ी के साइड मिरर में दिखता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में करते हैं। इसके अलावा मॉल में करते हैं, पार्किंग एरिया में करते हैं, ताकि बड़े एरिया का छोटा पिक्चर बन के सामने वाले को दिखाई दे और पार्किंग इजीली हो सके, कोई गाड़ियाँ टकराए नहीं, इसलिए पार्किंग में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक हमने प्रकाश पार्ट 10 का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है। बचा हुआ हिस्सा आगे के चैप्टर में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे अच्छी तरह से देखकर, समझकर रिवाइज कर लीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर छुपे हैं, जैसे परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए और वो चित्र बनाइए, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, उत्तल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। इतने क्वेश्चन इस पूरे क्लास में छुपे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और आप इनको सबको त्रैमासिक परीक्षा के लिए तैयार ज़रूर करेंगे। तो मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगी, तब तक अपनी पढ़ाई रोकिए नहीं, पढ़ते रहिए। इसीलिए ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। बाय, थैंक यू।